अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पहले ये समझ लें कि सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लैनेट के गिर्द रोटेट कर रहा है। हमारी ज़मीन के गिर्द रोटेट करने वाला चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो एक कुदरती सैटेलाइट है जो हमारे प्लैनेट के गिर्द रोटेट कर रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ये मैन मेड हैं और ये हमने बना के छोड़े हुए हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। जनरली जो सैटेलाइट काम करते हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, जो ये आपके जितने चैनल्स हैं, मैचेस हैं, लाइव टेलीकास्ट जो आती है, जो मुख्तलिफ चैनल्स हमारे पास आते हैं, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए, नेविगेशन मतलब सुराग रसानी या जासूसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, आपकी पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरह के हैं, ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट है और हाई ऑर्बिट सैटेलाइट है। नाम से ही जाहिर है जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट है ये ज़मीन की सरफेस से कुछ ज़्यादा हाइट पर नहीं है, जबकि हाई ऑर्बिट सैटेलाइट ज़्यादा हाइट पर होंगे। अब हम किसको कहेंगे कि ये ज़मीन की सरफेस से ज़्यादा हाइट पर है या कम हाइट पर है, ये हम कैसे तय करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स। लो ऑर्बिट सैटेलाइट जो कि ज़मीन की सरफेस से ज़्यादा हाइट पर नहीं है। तो ज़्यादा हाइट पर ना होने का मतलब क्या है कि ज़मीन की सरफेस अगर ये है तो सैटेलाइट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। लो ऑर्बिट सैटेलाइट का मतलब ये है कि ज़मीन की सरफेस से उनकी जो हाइट है ये ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में नेग्लिजिबली स्मॉल है। जनाब यार जो ज़मीन का रेडियस है हम इसे कैपिटल आर से लिखते हैं और ये होता है जनाब ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, ये ज़मीन की सरफेस से इनकी जो हाइट है एच फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ये है कुछ 400, 500, 600 किलोमीटर तक। तो 6400 किलोमीटर के मुकाबले में कुछ 400, 500, 600 किलोमीटर बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल है। लेकिन ये इतनी कम हाइट पर नहीं है कि ज़मीन की सरफेस के साथ ही तैरते फिरते हैं, नहीं। अबव द एटमॉस्फेयर हैं, जहाँ तक कुर्रा हवाई है, जहाँ तक हमारा हेमिस्फीयर है, ये जहाँ तक हवा है, हमारा एनवायरनमेंट है, उससे ऊपर होंगे ये खला में ही, लेकिन कुछ 400-500 किलोमीटर की हाइट पर होंगे और ये हाइट ज़मीन के रेडियस के मुकाबले में नेग्लिजिबल स्मॉल है। तो ये जनाब जो है इनका रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस जब ये रोटेट करेंगे ये फासला ज़मीन के सेंटर से लिया जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू एच प्लस आर। तो चूंकि एच है नियरली इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल स्मॉल है, वेरी वेरी लेस देन आर है, कैपिटल आर। तो इसका मतलब है कि ये इनका ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कोई सैटेलाइट ऐसा है जिसका ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ के करीब करीब ही माना जा सकता है, वो लो ऑर्बिट सैटेलाइट होगा। तो जनाब ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो फ़र्ज करें कि ज़मीन के ऊपर यहाँ तक तो हवा है, एयर है, और उसके बाद ये खला में ही है, इसलिए फ्रिक्शन वगैरह तो है कोई नहीं। ये ज़मीन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं तो हमने देखना है कि ये ज़मीन के गिर्द कितनी देर में अपना चक्कर पूरा करेंगे, इनका टाइम पीरियड कितना है जनाब, एक चक्कर पूरा करने का टाइम कितना है और कितनी स्पीड से ये रोटेट करेंगे। अगरचे प्योरली सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है इनका, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लेकिन बहरहाल हम नियरली सर्कुलर कंसिडर करके ही जनरली बात करेंगे। तो जनाब ये जो सैटेलाइट रोटेट करेगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो सारी बात है रोटेट करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स तो चाहिए, और यहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो सेंटीमीटर फोर्स के तौर पे काम करेगी। सेंटीमीटर फोर्स क्या है जनाब, एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर की जगह पे कैपिटल आर लिखा गया है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि इस सैटेलाइट का, ये सैटेलाइट समझ लीजिए मैस इसका एम है, स्मॉल एम, तो ज़मीन के सेंटर से फासला करीब करीब रेडियस ऑफ अर्थ की रेंज में ही है, क्योंकि ज़मीन की सरफेस से इसकी हाइट बहुत कम है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ।
तो जनाब सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर, लेकिन ये सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है, इसे कौन सी फोर्स है जो सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगी, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगी। तो एफ सी इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, उसका वेट यानी कि एम जी, चूंकि जमीन की सरफेस से कोई बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एम जी वाला फार्मूला ही अप्लाई कर लिया जाएगा। तो जनाब सेंटीपिटल फोर्स की जगह पे एम जी दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो जनाब एम से एम कट गया जी, ए लो जनाब, बाकी क्या बचा, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसका मतलब ये है कि ये जो सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, देखिए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर ओवर आर होता है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये इधर को है ऐसे करके, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है। इसका मतलब ये है कि ये जमीन की तरफ गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कोई भी फ्री फॉल होता है, लेकिन ये फ्री फॉल तो नहीं करता, ये तो जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है। इस बात पे हम बहस करेंगे आने वाली लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में, तो वहां पे फिर बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि ये है तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन ये जमीन पर गिर क्यों नहीं रहा है, ये हम बहस बाद में करेंगे। फिलहाल हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जरा कैलकुलेट कर लें, कितनी स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। ये v है इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, या टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है इसकी। तो जनाब वी स्क्वायर इधर रहने दीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, वी इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट, वी इज इक्वल टू जी आर अंडर रूट। तो वी इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट कीजिए, आर रेडियस ऑफ अर्थ। बस बराए मेहरबानी ये ख्याल रहे कि रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू आप किलोमीटर में नहीं बल्कि मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे। 6400 किलोमीटर है तो मीटर बनाने के लिए 3 जीरो लगा दीजिए साथ। तो जनाब ये जवाब आएगा 7919.6 मीटर पर सेकंड, अंडर रूट लेके मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेके मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर सेकंड बनाइए, सेकंड तो सेकंड रहेगा, मीटर के किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट 7.9 किलोमीटर पर सेकंड इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट, कोई भी शय, एक वट्टा पत्थर भी हो सकता है, ये जमीन के गिर्द रोटेट करे, तो आपको इसे टेंजेंट टू द पाथ, ये देखिए डायग्राम बनी हुई है, टेंजेंट टू द पाथ, ये अगर जमीन है इतनी मुनासिब हाइट पे, कम से कम इतनी हाइट पे कि ये एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाए ताकि फ्रिक्शन ना हो, और जिस स्पीड से धक्का मारे उसी स्पीड से ये रोटेट करता रहे जमीन के गिर्द। अगर आप चाहते हैं कि जमीन के गिर्द रोटेट करे तो इसे इतनी हाइट पर ले जाइए किसी तरह से, और फिर यहां से धक्का मारिए, कितनी स्पीड से, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से ही हरकत करना शुरू करे। इतनी स्पीड से, अगर कम स्पीड होगी तो जमीन पर गिर जाएगा, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो जमीन से दूर निकल जाएगा। इतनी स्पीड से मूव करेगा तो ना दूर जाएगा जमीन से, ना जमीन पर गिरेगा, बल्कि जमीन के गिर्द रोटेट करने लग जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सैटेलाइट को इतना धक्का मारेगा कौन? हम उठा के कोई शय फेंक दें, लेकिन इतनी हाइट पे कि हम एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाके जनाब रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा इसे इसके ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। वो रॉकेट क्या करेगा, कैसे काम करेगा? ये जमीन है ना जी, तो जमीन से ऊपर रॉकेट जाएगा ऐसे करके पाथ अपना चेंज करके, और यहां से वो एक दफा एक इनिशियल पुश थ्रस्ट धक्का प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट को 7.9 किलोमीटर पर सेकंड का। फिर ये जमीन के गिर्द रोटेट करना शुरू करेगा, फिर रॉकेट का काम खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, कहीं गिर जाएगा, और ये सैटेलाइट रोटेट करता रहेगा जमीन के गिर्द। बाकी जनाब इसको काम करने के लिए इसमें जो ये वो सैटेलाइट है जिसमें कोई इंसान नहीं है, सिर्फ मशीनरी है, उसे एनर्जी देने के लिए खंभा डाल के तार नहीं डाली जाएगी। तो इसके साइडों पे आप कोई भी सैटेलाइट देखें तो उसके पर से बनाए हुए होते हैं, वो बड़े बड़े सोलर पैनल साइडों पे लगाए होते हैं, मुंह उनका सूर्य की तरफ किया होता है, तो ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसकी मशीनरी काम करती है। बाकी उसके एंटीना लगे होते हैं रेडियो वेव्स को रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। तो जनाब इतनी स्पीड से अगर आप लॉन्च करेंगे तो ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द रोटेट करता रहेगा। अब आप देखें, हमने किसी दिन एक लेक्चर में एस्केप वेलोसिटी का तज़किरा किया था,
एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चली जाती है, वो जमीन की ग्रेविटी से बाहर चली जाती है वो शय। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला था 2gr अंडर रूट, देखिए इसमें से 2 अंडर रूट कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, यानी कि अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, gr अंडर रूट। लेकिन gr अंडर रूट तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है लो ऑर्बिट सैटेलाइट की है, हाई ऑर्बिट सैटेलाइट के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वो कुछ और होगी। इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय v ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट। इसका मतलब यह है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या है, 2 अंडर रूट होता है 1.41 के लगभग जवाब निकल आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल जो लो ऑर्बिट सैटेलाइट की वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, उसको 2 अंडर रूट से 1.41 से मल्टीप्लाई करें तो इतने गुना है एस्केप वेलोसिटी, मतलब इससे जरा ज्यादा है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड निकाली हुई है हमने पहले। तो इतनी स्पीड से धक्का मारेंगे तो ये जमीन के गिर्द रोटेट करता रहेगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, वो भी किस काम आते हैं लो ऑर्बिट सैटेलाइट, वो भी जरा बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जमीन के गिर्द कितनी देर में एक चक्कर पूरा करेगा। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसका जो ऑर्बिट है वो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट है, थोड़ी बहुत एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको वीडियो भी दिखाई वहां छोटी सी, कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, स्पीड में थोड़ा बहुत घाटा वाधा होता रहेगा। ओवरऑल वैल्यू, एवरेज वैल्यू कह लीजिए, तो s इज इक्वल टू वी टी, v इसकी वेलोसिटी है जनाब। ये हमने यहाँ पे फार्मूले में SI यूनिट में वैल्यू पुट करना है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, वहां पे वेलोसिटी की जगह पे टाइम मालूम करना है, t इज इक्वल टू s ओवर v। t क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, चक्कर पूरा करने के लिए टाइम, ये कहलाता है टाइम पीरियड। तो कैपिटल T इज इक्वल टू, जब एक चक्कर पूरा कर लेगा वो यहां से चलेगा, जमीन के गिर्द चक्कर पूरा कर लेगा, तो s कितना फासला तय करेगा? फासला तय करदा फासला है जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस मतलब मुहीत, 2 पाई r, r क्या है? रेडियस, और ये रेडियस ऑफ अर्थ ही है। 2 पाई r बटा v वैल्यूज पुट करें, आपकी बुक में जवाब लिखा होगा 5060, यहाँ से कैलकुलेट करें, एग्जैक्टली जवाब इतना आता है। तो जो आपका जवाब आता है ये लिखते हैं, बुक वाला आपको याद है वो भी लिखते हैं, इतनी वैल्यू में इतना घाटा वाधा ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो जनाब इसको 60 पे डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट, 1 घंटा और 24 मिनट, 1.5 घंटे से कुछ कम वक्त में ये जमीन के गिर्द एक चक्कर पूरा कर लेगा, इतनी तेजी से ये रोटेट करता है जनाब। ये उस वक्त तक टाइम पीरियड उतना रहेगा जब तक के थोड़ा ही बहुत उसकी हाइट में कमी बेशी हो जाए, उसे इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि ये हाइट हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो उसका जमीन के सेंटर से फासला रेडियस ऑफ अर्थ की रेंज में ही ले रहे हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना रेडियस ऑफ अर्थ है वही है। तो जब तक जमीन की रेडियस के मुकाबले में, जमीन के साइज के मुकाबले में इसकी जमीन की सरफेस से हाइट नेग्लिजिबली स्मॉल रहती है, तब तक ऑलमोस्ट यही टाइम पीरियड रहेगा और यही इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी रहेगी। लेकिन ये सैटेलाइट जैसे जैसे आप इसको ज्यादा ऊपर ले जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ने वालों ने बहुत थ्योरी पढ़ी हुई है और वहां पे आप लोगों ने पढ़ ली होगी अब तक, वहां पे आपने डिस्कस किया होगा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से गिर्द रोटेट करता है तो पहले ऑर्बिट में जितनी स्पीड से वो रोटेट करता है, दूसरे ऑर्बिट में स्पीड पहले की निस्बत कम होती है, तीसरे में उससे भी कम होती है, चौथे में उससे भी कम होती है। बिल्कुल यही सूरत हाल सैटेलाइट के लिए है। ये जैसे जैसे जमीन की सरफेस से ज्यादा हाइट पे जाता है वैसे वैसे जनाब इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती चली जाती है। तो ये है जनाब ज़मीन, छोटी सी आपके सामने है, तो वो सैटेलाइट यहाँ पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पे उसके पाथ बनाए हैं। जैसे जैसे फासला ज़्यादा होता जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। वजह क्या है कि जब ये ज़्यादा हाइट पे जाएगा तो जी की वैल्यू फिर स्टेबल नहीं रहेगी, जी की वैल्यू कम होगी। और जी की वैल्यू कैसे कम होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एम स्मॉल एम क्या है? सैटेलाइट का मैस, और कैपिटल एम क्या है? मैस ऑफ अर्थ। अब इसकी जगह से M1 M2 भी यहाँ पे लिखने डिस्कस ही करना है, जनरली हमने कोई मसला नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है? mg के। तो mg इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। तो जनाब g इसका मतलब ये है, चले मैं यहाँ पे लिख दूं जरा के
mg इज इक्वल टू GMM/r स्क्वायर। तो यहां से जनाब ये m तो कट गया, g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देखें तो इसका मतलब है कि सैटेलाइट जब ज्यादा हाइट पे जाएगा तो जमीन के सेंटर से फासला ज्यादा होगा, r ज्यादा होगा तो g कम हो जाएगा। लेकिन अगर r 2 गुना ज्यादा होगा तो g 2 गुना कम, मतलब आधा नहीं रहेगा। r जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करके g की वैल्यू उतनी कम होगी। मतलब जमीन के सेंटर से फासला अगर 2 गुना ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 2 का स्क्वायर करके 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब हाइट पे फर्क पड़ेगा थोड़ा, r की वैल्यू में इजाफा होगा थोड़ा और g की वैल्यू में कमी आएगी ज्यादा, उसका स्क्वायर करके कमी आएगी। तो फार्मूला देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का, g/√। तो जैसे जैसे वो सैटेलाइट जमीन की सरफेस से ज्यादा हाइट पर जाएगा वैसे वैसे r की वैल्यू ज्यादा होगी। r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, r अगर होगा 2 गुना तो उसका स्क्वायर करके g उतना कम हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुना कम हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू देखे क्या हो रही है, बटा 2 हो रही है, अंडर रूट के अंदर है। तो 1/2 अंडर रूट टाइम्स वेलोसिटी कम हो जाएगी, बैरल वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सैटेलाइट ज्यादा हाइट पर जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड लो होती जाएगी, आहिस्ता वो मूव करेगा। लेकिन ये वैसे भी कॉमन सेंस में आने वाली बात है कि यहाँ की बजाय अगर वो सैटेलाइट यहाँ पे आप भेज देंगे, यहाँ पे उसकी स्पीड इतनी है कि अपनी स्पीड की वजह से वो सीधा निकलना चाहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ खींचना चाहती है, लेकिन ना तो स्पीड इतनी ज्यादा है कि बाहर निकल जाए, ना ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा है कि अपनी तरफ खींच के अपने ऊपर गिरा ले जमीन उसे। नतीजा ये कि वो जमीन के गिर्द रोटेट करने लग जाएगा। लेकिन जब वो यहाँ की बजाय यहाँ पे जाएगा तो इसकी बजाय यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में जब कमी आएगी तो इधर को खींचने की सलाहियत कम हो जाएगी। अगर स्पीड इतनी ही रहे जितनी कि यहाँ पे है, फिर तो ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि ग्रेविटेशनल पुल उस पर कम हो गई है तो वो तो सीधा निकल जाएगा। इसलिए यहां पे अगर उसने जमीन के गिर्द चक्कर लगाना जारी रखना है तो स्पीड उसकी कम करना पड़ेगी ताकि सिचुएशन फिर वही रहे कि स्पीड की वजह से आगे निकलने लगे, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, ना वो सीधा जाए ना इधर को जाए, वो बस वो बैलेंस होके मूव करता रहे, रोटेट करता रहे। तो जनाब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी उस सैटेलाइट की। तो जनाब अब ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट किस काम आते हैं? जनाब आपने नाम आजकल तो बड़ा कॉमन है, कुछ अर्सा पहले तक समझाना ये मुश्किल हुआ करता था। जीपीएस सुना होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल जमीन पर पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी जमीन पर आपकी पोजीशन बताता है। आजकल तो आप, पहले किसी किसी के पास होता था, अब तो आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ऑलमोस्ट स्मार्टफोन सबके पास ही हैं। तो जैसे ही अपने मोबाइल का आप मोबाइल डाटा, वाईफाई, इंटरनेट या अपना नेटवर्क ऑन करते हैं तो आपका राब्ता एक सैटेलाइट से हो जाता है। आप गूगल मैप खोलते हैं, वो बताता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। फिर नक्शे पे आपने देखना है कि रोड को, रास्ता देखना है, रूट चेक करना है, वो आप चेक कर लेते हैं। वो आपकी पोजीशन बताता है, कि डॉट होता है वो बताता है कि आप कहाँ पे हैं। उसके गिर्द एक ऐसे करके दायरा लगा होता है हल्के नीले से रंग का। इस दायरे का मतलब ये है कि आपका जो डॉट यहाँ पे आपकी पोजीशन बता रहा है, आप इस वक्त कहीं पर भी इतने हिस्से में, इस दायरे की रेंज में आप किसी भी जगह पे हो सकते हैं, कहीं पर भी आप हो सकते हैं। इतने हिस्से में थोड़ी बहुत एरर, अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेड हो सकती है। होता क्या है कि आपके मोबाइल का राब्ता एक सैटेलाइट के साथ है। वो सैटेलाइट जो तकरीबन 1 घंटा 24 मिनट में, टोटल 84 मिनट में के लगभग वक्त में ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है, उस सैटेलाइट से आपका राब्ता होता है। 24 सैटेलाइट मिलके एक पूरी ज़मीन को कवर करते हैं, यानी 24 ऐसे लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है। अब आप मोबाइल, आपका जो मोबाइल है वो एक वक्त में 6 सैटेलाइट से कनेक्ट होगा कम अज़ कम, तब वो बिल्कुल प्रिसाइजली आपकी पोजीशन बताएगा। आप कमरे के अंदर हैं तो एक वक्त में 6 सैटेलाइट से राब्ता नहीं होता, 4 से 5 से हो जाता है, 2 से 3 से हो जाता है। पोजीशन आपकी बता देता है लेकिन उतनी एक्यूरेसी जरा कम होती चली जाती है। बहरहाल वो जो ही सैटेलाइट से राब्ता होता है वो असल में क्या करता है, वो बताता है कि आप इस वक्त ज़मीन पर कितने लैटीट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड पर हैं। वो आपके कोऑर्डिनेट बताता है।
और उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से फिर बाकी मैप उसमें फीड किया होता है। वो आपका डिवाइस ने चेक करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है कि इस लैटीट्यूड इस लॉन्गिट्यूड पे क्या कौन सा इलाका है, पीरमाल है, नंगला है, 333 है, फैसलाबाद है, या जाखड़ा है, जड़ाहा है, संधीलियाँ वाली है, या इस्लामाबाद है, या कराची है, या क्या है। वो फिर उस मैप को में ट्रांसलेशन करता है कि इस लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कौन सा इलाका है, तो वो फिर बताता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। ये लो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं जो जीपीएस में इस्तेमाल होते हैं। तो एक वक्त में अगर कम सैटेलाइट से राब्ता हो तो फिर एक्यूरेसी ज़रा कम होती है, लेकिन अगर 6 सैटेलाइट से राब्ता हो, खुली फिजा में 6 सैटेलाइट से राब्ता आसानी से हो जाता है, तो फिर आपकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर तरीके पे बताई जा सकती है। तो जनाब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए ये सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए जो भी सैटेलाइट करीब है आपके घर के, आपकी लोकेशन के जहाँ पे आप मौजूद हैं, जो भी सैटेलाइट करीब है वो उससे राब्ता हो जाएगा, वो बता देगा आपके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। हर वक्त हमेशा जब भी आप ऑन करें, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सैटेलाइट से राब्ता हो। एक मेरे बोलते बोलते अभी कोई सैटेलाइट यहाँ से चला गया, ज़मीन के ऊपर इस वक्त बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो रोटेट कर रहे हैं, सबके अपने रूट्स बने हुए हैं, सबकी अपनी हाइट फिक्स है, तो इसलिए टकराने का खतरा निगलिजिबल इस्तेमाल है। बाकायदा हिसाब किताब लगा के उनको लॉन्च किया जाता है। हाई ऑर्बिट सैटेलाइट हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे जी। तो आज हमने लो ऑर्बिट सैटेलाइट को डिस्कस किया है, तो अगली वीडियो के साथ अगले दिन हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।